देंगे, कुछ कंपोनेंट्स को लगाना सीखते हैं कैसे। अगर हमें कंपोनेंट लगाने हैं तो लगा सकते हैं। तो फ्रॉम, ठीक है, इंटर, इंपोर्ट एस्ट्रिक कर लिया, विंडो बनाई। विंडो की ज्योमेट्री कोई भी एक सेट कर देते हैं। विंडो को विजिबल कर दिया। विंडो का कलर वगैरह देना है तो आप दे दो। यहाँ तक ये हमारा कल हमने सीख लिया था। अब मान लीजिए हम इसमें कुछ बटन वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो बटन, विंडो को विजिबल करने से पहले हम जनरली ऐड करते हैं। तो मान लीजिए एक बटन बनाया मैंने B1, जो कि बटन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अब जब भी हम कोई अपना ग्राफिकल कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर में एज फर्स्ट आर्गुमेंट हम उसका पेरेंट पास करते हैं। पेरेंट का मतलब जिस विंडो पर हम उसे लगाना चाहते हैं वो पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक विंडो बनाई, हो सकता था कि मैं एक विंडो और बनाता इसी प्रोग्राम में, विंडो 2 नाम से, जिसका अलग साइज होता, अलग कलर होता। तो अब जो B1 बटन आप बना रहे हो, इसको कैसे पता चलेगा कि मैं विंडो 1 में जाऊंगा या विंडो 2 में जाऊंगा? तो आप क्या करेंगे, बटन के कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट आर्गुमेंट उस विंडो का नाम पास करेंगे जिसमें आप उसको ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया विन, अब ये पहली वाली विंडो में जाएगा। अगर मैं लिख दूंगा विंडो 2, अब ये दूसरी वाली विंडो में जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम एक ही बना रहे हैं, समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपोनेंट जो विंडो में ऐड होगा, जिस समय उसको बनाया जाएगा उसी समय आपको उसमें बताना पड़ेगा। ठीक है। अब कॉमा लगाकर आपको ये बताना होगा कि जो बटन है उसका कैप्शन क्या होगा, मतलब उस पर टेक्स्ट आप क्या लिखना चाहते हो, सबमिट, ओके, कैंसिल, अपलोड, डाउनलोड, लॉगिन, जो भी लिखना चाहते हो टेक्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट से आप ऐसे लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सबमिट। अब सर जो B1 बटन बनाए, इसकी ज्योमेट्री सेट नहीं करेंगे, लाइक बटन की विड्थ कितनी होगी, बटन की हाइट कितनी होगी। तो बटन के बारे में या किसी भी कंपोनेंट के बारे में ये कहा गया कि उस पर आपने जो भी टेक्स्ट दिखाया है उसको दिखाने के लिए जितना भी रिक्वायर्ड हमारा विड्थ और हाइट होगा ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। अगर आपको वो सही नहीं लग रहा है, आपको उससे ज्यादा कम चाहिए, तो फिर आप बटन का विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी जो डिफॉल्ट बटन का विड्थ और हाइट आएगा उसी के साथ हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो इस बात को और बेटर समझने के लिए हम दो बटन्स क्रिएट करते हैं। दूसरे बटन पे हमने ओके लिखा, जैसा आपने बताया अगर वो सही है तो ओके बटन का साइज छोटे होना चाहिए क्योंकि दो ही लेटर लिखे हैं उस पर। सबमिट बटन का साइज थोड़ा बड़ा आना चाहिए, उस पर ज्यादा लिखा हुआ है हमारा। हमने कहा ऐसा ही होगा, आउटपुट में ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। अब मैंने इस प्रोग्राम को बनाया, दो बटन लगाए और मैंने इसको रन कराया, और आपको बटन दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं बटन दिखाई दिए विंडो पर? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दिया। सर किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया? बटन कहां पर दिखाई देगा, पोजीशन। आप यहां दिखाना चाहते थे बटन के यहां दिखाना चाहते थे, इधर दिखाना चाहते, कहां दिखाना चाहते थे? तो आपको क्या करना होगा, बटन को या किसी भी कंपोनेंट को जब आप विंडो में ऐड करते हैं तो सिर्फ ऐड करना ही काफी नहीं है, आपको उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि किस पोजीशन पे वो हमारा ऐड होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लेआउट मैनेजर्स का। अच्छा, लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं? लेआउट मैनेजर्स रेस्पॉन्सिबल टू अरेंज
या पोजीशन कंपोनेंट्स टू कंटेनर। कंटेनर में किसी भी कंपोनेंट्स के लिए अरेंज करते हैं या उनकी पोजीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लेआउट मैनेजर कहते हैं। तीन टाइप के होते हैं। एक का नाम है प्लेस लेआउट, एक का नाम है पैक लेआउट, एक का नाम है ग्रिड लेआउट। तीन तरह के लेआउट मैनेजर हैं, एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले प्लेस की बात करेंगे। तो प्लेस लेआउट कैसे काम करेगा। मान लीजिए ये आपकी विंडो है। आप बटन को यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने विंडो के कोऑर्डिनेट्स को सीखना होगा। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आते हैं 0 0। ये +x - x +y - y। कंप्यूटर स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स अपर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 कहा जाता है, यानी कि ओरिजिन ये है। सेंटर को ओरिजिन नहीं कहते, अपर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 कहते हैं। और इसको ही हम बोलेंगे एक्स एक्सिस या विथ, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस या हाइट। तो अब आप देखो, आपने अपनी विंडो की विथ कितने रखी है, हमने कहा 600 पिक्सल्स रखी है, ठीक है। हाइट कितनी रखी है, हमने कहा 400 पिक्सल्स रखी है। अब आप चाहते हो B1 बटन यहां से बनना शुरू हो, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स कितना चाहिए और वाई कितना चाहिए वो बता दो। तो अब सोचो, अगर ये 600 है तो ये मान लो 300 हो गया, ये मान लो 200 हो गया, तो सर हमें एक्स पे लगभग 200 चलना होगा, ठीक है। अब ये देखो, यहां से यहां तक आने के लिए, यानी यहां से यहां तक आने के लिए कितना चलना होगा। सोचो यहां से यहां तक 400 है तो लगभग ये 200 हो गया, सर 150 मान लो, मतलब एक लमसम आइडिया मान लेते हैं। तो अब इस पॉइंट का एक्स हो गया मान लीजिए 200, और वाई हो गया मान लो आपका 150। तो आपको बटन को बताना पड़ेगा कि बटन आप विंडो में इस जगह पर प्लेस हो जाओ। उसके बाद बटन अपने आप अपनी विड्थ, अपनी हाइट, अपने लिखे टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड करके अपने आप को ड्रॉ कर लेगा। तो आपको जो भी कंपोनेंट बनाना है उसका अपर लेफ्ट कॉर्नर का पॉइंट बताना होता है कि वो कहाँ से बनना हमारा शुरू होगा। तो आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने B1 डॉट प्लेस x = कुछ भी दे दो, मान लो मैंने 100 दे दिया, y = 200। तो फिलहाल मैंने अभी कुछ भी लमसम अपना दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, बटन आपको दिखाई देगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये x = 100 और y = 200 का होगा। अब इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा B2 बटन B1 के राइट में दिखाई दे एंड यूजर को, तो उस हिसाब से एज ए प्रोग्रामर मुझे कोऑर्डिनेट क्या सेट करने चाहिए कि देखने वाले को B2 बटन B1 के राइट में थोड़ा गैप देकर दिखाई दे। क्या चेंज करूं इसमें, एक्स करूं या वाई करूं या दोनों। एक्स को चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने एक्स को चेंज करके कर दिया 400 कर दिया, चलो ये आ गया बटन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हर बटन का साइज उस पे लिखे टेक्स्ट के हिसाब से ही आएगा जो कि हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि मान लीजिए मैंने बटन को इस जगह पर सेट कर दिया, मैंने विंडो को रिसाइजेबल फॉल्स नहीं करा है, मतलब यूजर अगर चाहे तो रन टाइम पर हमारी विंडो को रिसाइज कर सकता लाइक दिस। अगर मैं इस विंडो को कम करता हूं तो क्या बटन अपनी पोजीशन बदलेगा, नहीं, वो उतना ही रहेगा। अब ऐसा लग रहा है बॉटम पे आ गया, गायब भी हो गया, यानी कि विंडो का साइज बदलने से हमारी
बटन की पोजीशन नहीं बदलेगी क्योंकि वो आपने क्या कर दिया, एकदम फिक्स कर दिया। तो इस तरह से जब हम प्लेसमेंट करते हैं तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्लेसमेंट। एक होती है रिलेटिव प्लेसमेंट। रिलेटिव का मतलब एक बदलेगा तो उसके रिलेटिव में दूसरा भी बदलेगा। रिलेटिव प्लेसमेंट कैसे काम करती है वो देखते हैं। रिलेटिव प्लेसमेंट में हम एक्स और वाई की जगह रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं। और जो हमारे वैल्यूज हैं वो हम फ्रैक्शन में यूज करते हैं, जीरो से वन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा रिलेटिव एक्स इक्वल टू 0.4 या 0.3। इसका मतलब है कि B1 का जो पेरेंट है, कौन है B1 का पेरेंट? विंडो। विंडो की जो विथ है, उस विथ का 30% हमारा एक्स होगा B1 का। तो बताओ कितना हो गया? B1 के पेरेंट का जो विथ है, यानी विंडो की जो विथ है वो कितनी है? 600। 600 का 30% कितना हो गया? 180। यानी कि B1 बटन कहां से बनना शुरू होगा? एक्स इक्वल टू 180 पे बनना शुरू होगा। वाई की वैल्यू मान लो कर दी मैंने 0.2, बाई कहां पर बनेगा? 80। यानी कि इसका मतलब हो गया इंटरनली B1 बटन प्लेस कहां होगा? 180, 80 पर प्लेस हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहां पर इसको कर दिया 0.6, या चलो 0.7, और ये पॉइंट यहाँ आ गया हमारा। ठीक है। अब अगर मैं इसको 0.3 कर दूं, थोड़ा नीचे आ जाएंगे दोनों बटन। अब देखो, अगर मैं विंडो की साइज कम करूं, विंडो की हाइट कम होगी, तो जब हाइट कम होगी तो रिलेटिव बाई अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा फिर 30%। यानी कि अब आपको रन टाइम पर विंडो का साइज बदलने पर बटन की पोजीशन बदलती हुई अपने आप दिखाई देगी। देखो, उसी रेशो में, जिस रेशो में विंडो है उसी रेशो में वो दिखाई दे रहे हैं। अब अटपटा ये नहीं लगेगा। पहले भी सेंटर जैसा था, फुल स्क्रीन पर भी सेंटर जैसा ही फील आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह की विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिव विंडो। रेस्पॉन्सिव विंडो का मतलब है कि विंडो जिस तरह से रीसाइज हो रही है, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगाए गए हैं वो अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। और ऐसा तभी होगा जब आपने प्लेस को यूज करा है रिलेटिव मैनर में, रिलेटिव एक्स रिलेटिव वाई लगाकर, रादर देन आपने उनको डायरेक्ट एक्स और वाई का यूज करके यूज करा है। अब आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, है ना? मैं तो आपको आगे बढ़ा रहा हूँ अब सर, मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते थे कि जो, अभी हम लेआउट को पूरा करेंगे आगे, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि सर ये जो बटन बने हैं सेम साइज के बन जाते, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिमेट्री चाहते हैं, बटन पे चाहे कुछ भी लिखा हो लेकिन वो सेम साइज का ही बने, सेम विड्थ सेम हाइट का बने। तो ये कैसे अगर हमें करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमसे कहा गया कि जब आप बटन को क्रिएट करते हैं तो बटन के कंस्ट्रक्टर में ही एक कीवर्ड आर्गुमेंट आप पास करेंगे, विथ। विथ इक्वल टू, अब बताइए विथ आप कितनी देना चाहते हैं? अब यहाँ पर जो आप विथ की यूनिट है वो पॉइंट होती है, पिक्सल नहीं होती। अब पॉइंट में आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितना पॉइंट कितना होता है। तो आप एक काम करिए, रैंडमली पहले कोई एक नंबर लिख दीजिए, मान लीजिए 10 लिख दिया। अब मुझे कोई अंदाजा नहीं हो रहा है कि 10 विथ ज्यादा होगी पॉइंट में या कम होगी, लेकिन मैंने दूसरे वाले की विथ भी क्या कर दी? सेम ही कर दी। अब ये क्लियर है कि दोनों की होगी सेम, चाहे छोटी रहे चाहे ज्यादा रहे। ठीक है। लगभग ये है। अब मुझे पहली बार में अंदाजा हो गया कि 10 विथ इतनी होती है। अब आगे जब भी मैं यूज करूंगा बटन की विथ तो मैं उसी हिसाब से अपने सेटिंग अपने ब्रेन में रखूंगा। अब सर बटन पे जो लिखा हुआ है
उसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ जाए तो दिखना शुरू हो जाए। दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा है अपने बटन के ऊपर। ठीक है। तो अब अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो बटन के कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट और पास करेंगे, फॉन्ट। और फॉन्ट आर्गुमेंट की वैल्यू हम एक टपल पास करेंगे। उस टपल में हम कुछ चीजें बताते हैं रिगार्डिंग फॉन्ट। सबसे पहले हम बताएंगे फॉन्ट का नेम। किस फॉन्ट से आप लिखना चाहते हैं सबमिट के लिए, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, वर्धना, कौन सा फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं। मुझे एक ही नाम याद है, स्पेलिंग भी उसकी आसान है, एरियल, तो मैंने एरियल लिख दिया। बाकी आप गूगल पे सर्च करके कोई सा भी लिख देना। ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का साइज, मान लो मैंने कर दिया फॉन्ट का साइज 20। उसके बाद कॉमा लगाकर फॉन्ट का स्टाइल, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, तो हमने बोल्ड कर दिया मान लीजिए। अब देखो सबमिट बटन ऐसा हो गया, ओके बटन रूखा रह गया। तो सर ओके बटन का भी ऐसे ही फॉन्ट कर दो। अब देखो ये ओवरलैप से हो रहे हैं और ये बाहर जा रहा है, तो क्या करो, थोड़ा सा इनका एक्स पीछे पीछे कर दो, इसको 0.2 कर दो, इसको 0.6 कर दो। ठीक है। तो इस तरह से हम बटन का फॉन्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। अब सर हम चाहते हैं कि ये जो बटन है इनका बॉर्डर आ जाए। तो अगर हम बटन पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बटन के कंस्ट्रक्टर में ही एक आर्गुमेंट और पास करेंगे, बी डी। बी डी स्टैंड्स फॉर बॉर्डर। और यहाँ पर आपको बताना है बॉर्डर की थिकनेस कितने पिक्सल में रखनी है। मान लीजिए मैंने कर दी 5। देखो डिफरेंस दोनों में, पहले वाले बटन का बॉर्डर सा लग कर आ गया, दूसरा थोड़ा रूखा सा लग रहा है, तो दूसरे में लगा दें। अब देखो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको ये याद तो करना पड़ेगा कि किस कीवर्ड आर्गुमेंट से क्या हो रहा है, लेकिन ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले मैं बीडी लिख दूंगा तो कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई पहले क्यों लिख दिया बाद में क्यों नहीं लिखा। तो ये चल जाएगा कि पहले ये लिख दो बाद में ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन ये याद करना पड़ेगा कि बीडी ही लिखना है बॉर्डर के लिए, कुछ और नहीं लिख सकते। ठीक है। अब सर जो लिखकर आ रहा है वो ब्लैक कलर से लिखकर आ रहा है। बटन पे जो टेक्स्ट लिखा है सर वो किसी और कलर से लिख जाएगा। आंसर इज यस, किसी और कलर से भी आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर बटन के अंदर एक और कीवर्ड आर्गुमेंट है जिसका नाम है एफ जी। एफ जी मतलब फोरग्राउंड। और एफ जी कलर आप जो बताना चाहें, हमने कहा ब्लू। तो पहले वाले बटन का फोरग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। अब उस पर ब्लू कलर से लिख कर आ जाएगा। सर दूसरे वाले का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, हमने कहा बदलो, बीजी। क्या करना चाहते हो, हमने कहा सर रेड, रेड कर दो। और सर इसका एफ जी बदलना हो तो आप इसका एफ जी बदल दो, एफ जी। और वाइट कर दें। आप देखो क्या करना है। ठीक है। तो फोरग्राउंड कलर व्हाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो हर बटन का बैकग्राउंड फोरग्राउंड आप इस तरह से अपना बदल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बटन को हम बॉर्डर दे सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब ये हो गया हमारा प्लेस लेआउट मैनेजर। अब देखो दूसरा लेआउट मैनेजर क्या है। दूसरा लेआउट मैनेजर है हमारा जिसका नाम है पैक। पैक लेआउट मैनेजर कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो ये एफ बी जी हटा देते हैं, बाकी तो समझ में आ ही रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई पैक लेआउट, मान लीजिए ये आपकी विंडो है। ठीक है। इस विंडो को
चार साइड में अरेंज करेगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, चार में ये हमारा अरेंज करेगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप किस साइड अपने बटन को लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर बताइए। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा v1.pack और साइड इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल बॉटम। ठीक है। अब v1 बटन बॉटम पे आ गया, लेकिन सर बॉटम में भी कहाँ, ये पूरा बॉटम ही तो है। तो बॉटम में आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, बॉटम सेंटर, बॉटम ईस्ट, बॉटम वेस्ट। इसी तरह से जब आप टॉप के लिए डिफाइन करेंगे, तो टॉप में भी टॉप सेंटर, टॉप ईस्ट और टॉप वेस्ट लगाएंगे। कैसे डिफाइन करें कोड में, साइड इक्वल टू बॉटम, एंकर, एंकर नाम का एक आर्गुमेंट होगा जिसमें आपको साइड के साथ उसका एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मतलब मैंने कर दिया यहाँ पर डब्लू, ये आ गया वेस्ट में। मान लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पर सी, बॉटम के सेंटर पे आ गया। मैंने लगा दिया ई, बॉटम के ईस्ट में आ गया। इसी तरह से मैंने बॉटम की जगह पर अगर यहाँ लगा दिया टॉप, तो टॉप के ईस्ट में, टॉप के सेंटर पे, इसी तरह से टॉप के वेस्ट। लेकिन मान लीजिए आपने क्या करा होता, आपने साइड की वैल्यू लेफ्ट बताई होती, तो लेफ्ट में ऑप्शन आपको सेंटर मिलेगा, ऊपर मिलेगा नॉर्थ, नीचे मिलेगा साउथ, और राइट के लिए भी ऊपर मिलेगा नॉर्थ और नीचे मिलेगा साउथ। अगर आप यहाँ पे साइड की वैल्यू लेफ्ट कर रहे हैं, तो डब्लू यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो उसका कोई सेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर कंसीडर कर रहा है। आप इसको नॉर्थ लेकर चलें, ऊपर की तरफ, सेंटर बीच में आए और साउथ नीचे की तरफ आए। और जब नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा वो सेंटर लेके चल रहा है। ठीक है। सेम राइट के लिए भी होगा। अब पैक लेआउट का एक एडवांटेज ये है, बोलो। हाँ, करते हैं। मान लीजिए एंकर इक्वल टू, मैंने कर दिया वेस्ट। ठीक है। अब पैक लेआउट का एक एडवांटेज है ओवर प्लेस लेआउट। अगर आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स को सेम साइड और सेम एंकर पे पैक कर दिया, तो ओवरलैप नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये हमारे स्टैक हो जाते हैं। स्टैक का मतलब है एक के ऊपर एक आ जाएंगे या एक के आगे एक आ जाएंगे। जैसे अभी हमने सबसे पहले B1 लगाया, बॉटम पर B1 आ गया। अब मैंने उसी जगह पर B2 लगा दिया, तो उसके ऊपर आ जाएगा B2, ओवरलैप नहीं करेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ पे टॉप लगा दिया होता, ऐसे करके, तो अब आप ये बोलोगे कि पहला टॉप पे चला गया, दूसरा उसके भी टॉप पे चला जाएगा, फिर तो बाहर निकल जाएगा वो स्क्रीन से, नीचे की तरफ आएगा हमारा। ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट स्टैक होगा और राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा स्टैक होगा, ओवरलैपिंग आपकी नहीं होगी। अब मान लीजिए सर मैं चाहता हूं कि ये जो साइड है आपकी, टॉप एंकर की वैल्यू आपने जो करी है, थोड़ा सा गैप आ जाए, थोड़ा बीच में आ जाए ये बटन, या बीच में इनके गैप आ जाए, तो ये कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं।
तो जब हम पैक करते हैं तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे, मान लीजिए पैड एक्स इक्वल टू 20। इट मीन्स कि जो B1 बटन है, B1 बटन के दोनों तरफ एक्स साइड में 20 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। तो ये आपका 20 पिक्सल का स्पेस आ गया, दैट मीन्स ये भी और ये भी। अब देखो यहाँ पर कोई कंपोनेंट है नहीं, अगर होता तो वो 20 पिक्सल के गैप पर ही नजर आता। तो जो पैड एक्स है वो दोनों तरफ एक्स चलेगा, तो इसी मैनर में क्या होगा, पैड वाई होगा जो दोनों तरफ से हमारा चलेगा। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सबमिट बटन और विंडो के बीच में गैप नहीं दिखाना है, लेकिन सबमिट और ओके बटन के बीच में गैप दिखाना है, तो पैड वाई मुझे किस में देना चाहिए फिर, ओके बटन में। क्योंकि अगर मैं पैड बाई सबमिट में दूंगा तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ओके बटन में पैड बाई दूंगा तो इधर आएगा और इधर आएगा। सबमिट बटन ऊपर ही देखने वाले को नजर आएगा। इस तरह से पैड एक्स, पैड वाई दो आर्गुमेंट होते हैं जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बटन की जो एक्चुअल प्लेस है उसको आप अगर मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर फिर हम ऐसे मूव कराते हुए सेंटर तक ले आएंगे, तो फिर आप जो प्लेस है उसका यूज करें। फिर पैक का यूज क्यों कर रहे हैं? पैक का यूज जनरली तभी करना चाहिए जब आप विंडो के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पर ही दिखाना चाहते हो। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें आपको हेडर लगाना है, और उस हेडर में लोगो लगाना है, टाइटल लगाना है, लॉग इन लॉग आउट के बटन लगाने हैं या और भी चीज लगानी है, तो आप क्या करो, उस चीज को कहाँ लगा दो, टॉप सेंटर पे लगा दो, आपका काम कर गया। अब आपको नीचे फूटर में कुछ आइकन दिखाने हैं, फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, दिस एंड दिस, तो वो नीचे तो लगाओगे, तो वो कहाँ लगा दो, बॉटम पे लगा दो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप पैक लेआउट का यूज करते हैं, जहां पर आप स्पेसिफिक थे, आप चाहते ही थे कि मुझे ये चीज नीचे ही चाहिए, ये चीज मुझे लेफ्ट में ही चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक जगह पर चाहिए तो पैक उसके लिए नहीं है सही, फिर उसके लिए आपको प्लेस ही यूज करना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने किसी बटन को पैक करा और मैंने कुछ बताया ही नहीं कि भाई कहाँ लगोगे, ना साइड बताई, ना एंकर बताया, तो एरर नहीं आती। बाय डिफॉल्ट पैक में साइड की वैल्यू टॉप होती है और एंकर की वैल्यू सेंटर होती है। तो ये हमें बाय बाय डिफॉल्ट का नजर आ जाएगा, टॉप सेंटर पे नजर आ जाएगा। मतलब अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट का लोगो टाइटल वाइटल लगाना हो तो सबसे सस्ता तरीका यही है, जो बनाओ और सीधा पैक कर दो उसे बिना कुछ बताए, आप जहां दिखाना चाहते थे वहां अपने आप दिख जाएगा वो। ठीक है। अब ये हो गया हमारा पैक लेआउट। अगला आता है ग्रिड। अब जो ग्रिड है, इस ग्रिड को समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा और कंपोनेंट्स क्रिएट करने होंगे। मान लो मैंने चार बना लिए, B3, B4, और चारों पे ऐसे लिख दिया सबमिट 1, सबमिट 2, सबमिट 3, सबमिट 4, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, लेगा नहीं। ठीक है, 1 2 3 4, चार मैंने यहाँ पर बटन बना दिए। ठीक है। अब चारों पे मैंने अलग अलग टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इसको B1 डॉट ग्रिड, ग्रिड लगाकर ऐड करूंगा। कैसे करो ग्रिड लगाकर ऐड, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए ये मेरी विंडो है, इस विंडो पे ग्रिड का मतलब एक जाल बनेगा जिसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, ऐसे कर। और हर रो का एक नंबर होगा, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब आपको बताना होगा कि B1 जो ग्रिड है उसके किस सेल पे जाएगा, उस सेल का रो नंबर और कॉलम नंबर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया रो इक्वल टू 0 पे जाए हमारा, कॉमा, कॉलम इक्वल टू
जीरो पे जाए। तो B1 बटन देखने वाले को कहाँ दिखाई देगा? एकदम अपर लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई दे जाएगा। चिल्ला क्यों रहा है? एम्बिगियस ऑप्शन। कॉलम की स्पेलिंग COLO। क्या होती है CO? ये ठीक है। तो अब रो जीरो कॉलम जीरो पर आपका ये, फिर से देखते हैं एक बार। अब मान लीजिए बी टू को आप ऐड करना चाहते हैं, तो B2 डॉट ग्रिड मैंने लगा दिया रो 1 कॉलम 1, तो कहाँ नजर आएगा? डायगोनली, डायगोनल जैसी शेप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चेस बोर्ड बनाना है आपको या कैलकुलेटर बनाना है, तो वहां पर ग्रिड लेआउट काफी कम कर जाएगा आपके लिए। इसी तरह से आप बटन लगाना चाहोगे कैलकुलेटर अगर बनाओगे अपने तो। ठीक है, तो फिलहाल मैं सीधे सीधे लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 0 1 कर देता हूँ, B3 B4 रो 1 ऐसे कर देता हूँ। अब सर सब कुछ ठीक है, बस एक चीज समझ नहीं आई कि जो ग्रिड बना वो विंडो में शुरू से बना 0 0 पर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे बना। ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारी ये विंडो है और विंडो में ग्रिड बीच में बने, यहाँ पे बने, और ये ऐसे करके आप अपना हिसाब किताब जो लगा रहे थे वो यहाँ लगाएं कि ये 0 ये 1 ये 2 ये 0 ये 1, ऊपर से ही क्यों बना रहे थे आप? तो ग्रिड बाय डिफॉल्ट हमारी विंडो में जो रेक्टेंगल एरिया होता है, मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया जो होगा उसमें ऑटोमेटिक बनेगा। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने विंडो ये रखी होती और इस विंडो में ऑलरेडी एक बटन यहाँ पे लगा होता और एक बटन विंडो में मान लो यहाँ भी लगा होता पहले से ही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो बटन लगे हुए हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर क्या करना है, अब आपको एक ग्रिड का यूज करके कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, तो ग्रिड कहाँ बनेगा? मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया, यानी कि इस एरिया में ग्रिड आपका बनेगा। और अब जो 0 0 होगा वो ये वाला माना जाएगा, यहाँ से ऐसे करके बनेगा, इन एरिया को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड बनता है वो हमारी विंडो में जो मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगल एरिया हो सकता है उस एरिया में अपने आप बनता है। हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर बने ग्रिड या फिर नीचे बने के ऊपर बने, वो अपने आप मैक्सिमम एरिया ढूंढेगा और वो वहां से फिर 0 0 के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब सर हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम तो ये चाहते थे कि हमारा जो भी ग्रिड है वो बीच में ही बने, क्योंकि कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि नहीं मुझे तो बीच में ही बनाना पड़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे आप? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया चाइल्ड विंडो का। आप क्या करें, आपने अपनी विंडो बनाई, इस विंडो में पहले चाइल्ड विंडो ऐड करें। तो ये आपकी रूट विंडो हो गई या मेन विंडो हो गई जो कि आपने अभी बनाई। अब आप सीखें चाइल्ड विंडो बनाना, जो कि अभी हमें नहीं आता। हमने चाइल्ड विंडो बनाई और इस चाइल्ड विंडो पर फिर हम अपना क्या करेंगे? ग्रिड अपना बनाएंगे। ठीक है, अब सर चाइल्ड विंडो कैसे बनाई जाती है? चाइल्ड विंडो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मेन विंडो बनाने के लिए हम टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी तरह से जब हम चाइल्ड विंडो बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है फ्रेम। क्या करेंगे? फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और सर ये कैसे पता चलता है कि फ्रेम चाइल्ड विंडो ही बनता है? चाइल्ड विंडो के पास अपना टाइटल बार नहीं होता। दैट मीन्स ये वाली जो पट्टी है ऊपर वाली ये नहीं होगी, उस पर कोई आइकन, कोई टाइटल
मिनिमाइज, रीसाइज, क्लोज बटन उसके नहीं होते, है ना। तो ऐसी विंडो जो एक ग्रुपिंग के लिए यूज करी जाती है, उसका अपना कोई टाइटल नहीं होता, उसका अपना कोई टाइटल बार ही नहीं होता, ऐसी विंडो को चाइल्ड विंडो कहा जाता है। और ऐसी विंडो बनाने के लिए हम फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन सर फ्रेम भी तो किसी विंडो के अंदर ही आएगा, इंडिपेंडेंट तो ये आ नहीं सकता। हमने कहा तो ये किसके अंदर आना चाहिए, विंडो के। तो मैंने इसमें क्या पास कर दिया, इसका पेरेंट पास कर दिया विंडो। अब ये बताओ, ये फ्रेम विंडो में कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं तो आप इसको सेट करोगे, तो हम इसको प्लेस कर देते हैं सेंटर पे, कहीं भी अपने लगा दिया, x = 100, y = 200 पे लगा दिया। तो अब ये जो फ्रेम है, ये हमारा विंडो में इस पोजीशन पर आ गया जो मैंने दिया। मैं इसको बदल भी सकता हूँ बाद में जाके। अब क्या हुआ, जो मेरे बटन बने B1 B2 B3 B4, कम करते हैं इस कोड को, दोबारा लिखते हैं। अब हमने क्या करा, ये जो मेरे बटन बन रहे हैं B1 B2 B3 B4, इनसे कहा कि आपका पेरेंट विंडो नहीं है, आपका पेरेंट कौन है, फ्रेम है। अब जब मैं ग्रिड वाले तरीके से इन सारे बटन को ऐड करूंगा, तो वो ग्रिड किस पे फॉर्म करेंगे, अपने पेरेंट पर। और इस बार इनका पेरेंट कौन है, फ्रेम। और फ्रेम कहाँ लगा हुआ है, विंडो में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा हुआ है। अब बताओ, अब आप चाहते हो सर ये ऊपर चला जाए, तो ये थोड़ी ऊपर जाएगा, फ्रेम को ऊपर ले जाओ। तो इस तरह से हम जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अपने कंपोनेंट को सीधे विंडो पर नहीं लगाते, पहले मल्टीपल फ्रेम्स बनाते हैं और उन फ्रेम्स पर कंपोनेंट्स लगाते हैं, फिर उन फ्रेम को हम अपनी विंडो के अंदर अपना ऐड करते हैं। तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं टीके इंट्रा का यूज करके, वो फ्रेमिंग का यूज करके ही हम लोग बना रहे होते हैं। डायरेक्ट हम कभी नहीं बनाते, क्योंकि डायरेक्ट बनाएंगे तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमारे लिए आते हैं। एक कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा तो सबको ही फिर मुझे मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। अभी मुझे बस फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो फ्रेम है, क्या फिर फ्रेम का अपना विड्थ और अपना हाइट नहीं होता है, ने कहा होता है। तो सर आपने कहीं प्रोग्राम में फ्रेम की अपनी विड्थ और अपनी हाइट का जिक्र नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट फ्रेम ने ये कहा कि मेरे अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आए, उनको दिखाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड विड्थ और हाइट जरूरत पड़ी, उतनी मुझे मिल गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम फ्रेम की अपनी विड्थ, अपनी हाइट देंगे, हम फ्रेम का अपना बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे, तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब हम फ्रेम में बटन को, सॉरी फ्रेम को जब हम प्लेस कर रहे हैं, तो उस समय पास करेंगे विड्थ इक्वल टू, बताओ कितने पिक्सल की देनी है। हमने कहा चलो 300 पिक्सल की दे दो। अब देखो 300 कम रह गया, एक काम करो सर, 500 दे दो। 500 ज्यादा हो गई, देखो ये फ्रेम निकल रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो बस समझना है। ठीक है, तो इसको शुरू कर देते हैं, मान लो 50 से। तो ये फ्रेम यहाँ से यहाँ तक आया 200 पिक्सल। सर थोड़ी हाइट भी दिखा दो, हाइट = 200 कर देते हैं। ये लो। तो अब जो पीछे दिख रहा है ये आपको फ्रेम दिख रहा है। अब सर फ्रेम का अगर मुझे बैकग्राउंड वगैरह बदलना हो, चेंज करना हो, तो फ्रेम पर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर मेथड, जैसे ये भी करा विंडो पर, है ना, ये वाला करा, इसी तरह से फ्रेम पर करेंगे, फ्रेम डॉट कॉन्फ़िगर। और इसमें जो भी आप बीजी कलर देना चाहते हैं, वो आप अपना बीजी कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्रेम का बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहें आप। ठीक है, चलो, तो और भी चीजें हैं जो आप दे सकते हैं, फ्रेम का बॉर्डर लगा दो,
फ्रेम में और भी चीजें ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर अपना कर सकते हो। ठीक है। अब सर यहाँ तक हमें चीजें थोड़ी थोड़ी आई हैं। अब सर कोई मैसेज कैसे दिखाते हैं विंडो पे, ये बताओ। अगर मुझे कोई हाय हेलो मैसेज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रिंट से नहीं लिखते, क्योंकि प्रिंट से हम सिर्फ क्या प्रिंट कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को सी वाई पर। अगर मुझे कोई टेक्स्ट जी वाई विंडो पर दिखाना है तो प्रिंट वहां नहीं चलता। ठीक है। तो फिर क्या बनाना होगा उसके लिए? लेबल ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास लेबल ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को दिखाते हैं। तो चलते हैं इसी प्रोग्राम को दोबारा बना लेते हैं, जिसमें फ्रेम व्रेम नहीं लगाते, सीधा हम क्या दिखाएंगे, लेबल बनाएंगे। तो एक L1 इक्वल टू लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, विंडो पर ही लगा देते हैं सीधा। क्या लिखना चाहते हो टेक्स्ट में, लेवल पे लिख दिया। मान लो लिख दिया मैंने, दिस इज भारत। अब अगर आपसे कहा जाए कि कहाँ दिखाएं, हमने कहा जी हमने पैक कर दिया। सोचो ये कहाँ पहुंच गया होगा? टॉप और सेंटर पे पहुंच गया होगा। तो बड़ा छोटा आ रहा है। तो आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सेम फॉन्ट आर्गुमेंट का यूज करके। तो यहाँ कर दिया फॉन्ट इक्वल टू, फॉन्ट का नाम अगर आप एम्प्टी छोड़ देते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो भी होगा वो दे दिया जाएगा। फॉन्ट का साइज, फॉन्ट बोल्ड। और अगर आप चाहते हैं कि सर ये फॉन्ट अंडरलाइन भी हो जाए तो आप ये अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ये कोई हेडिंग टाइप से है तो। और बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कर सकते हैं। सर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं हो जाएगा? जितने भी टी के इंटर के ग्राफिकल कंपोनेंट हैं, चाहे बटन है चाहे लेबल है या हम और भी आगे पढ़ेंगे, हर किसी का शेप रेक्टेंगल ही होगा और हर किसी का ग्रे जैसा बैकग्राउंड ही होगा। आप ट्रांसपेरेंट अगर करना चाहते हैं तो उसका एक अल्टरनेट तरीका होता है कि उस ग्राफिकल कंपोनेंट का बैकग्राउंड वही कर दो जो उसके पेरेंट का है। यानी कि अगर मैं इस लेबल का बैकग्राउंड कलर येलो कर दूं तो आपको ट्रांसपेरेंट जैसा फील आना शुरू हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट नाम से कोई फीचर यहाँ पर नहीं है। तो मैंने कर दिया वीजी इक्वल टू येलो। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी मैसेज लिखना है ठीक है इंटर पे, तो आप क्या कर सकते हैं, लेबल ऑब्जेक्ट बनाकर लिख सकते हैं। अच्छा सर, अगर मुझे अपना कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाना है या कोई मुझे इमेज लगानी है तो कैसे लगाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम टी के इंटर में इमेज का यूज करना चाहते हैं, कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, तो इमेज पे काम करने के लिए एक लाइब्रेरी आती है जिसको हमें क्या करना होगा, पहले इंस्टॉल करना होगा। और वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, पाइथन सेटअप के साथ पहले से नहीं आती, जिसका नाम है पिलो। तो लिखेंगे पिप इंस्टॉल पिलो। ठीक है। पिलो लाइब्रेरी इमेज पर काम करने के लिए यूज होती है, इमेज को लोड करना, इमेज को रिसाइज करना या इमेज में और भी चेंजेस करना, वो पिलो लाइब्रेरी से आसानी से हो जाते हैं। अब अभी मैंने कल परसों ही किसी बैच में कराया है तो मेरे में शायद ये पहले से इंस्टॉल होगी, बट आपके में नहीं होगी, तो आपको पहले इसे इंस्टॉल करना है। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट आपके में लिखकर शायद नहीं आएगा। आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपके में लिख कर आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड या जो भी है आप देख लेना। अब अगला काम क्या करेंगे, इस पिलो नाम की लाइब्रेरी में एक पैकेज है जिसका नाम है कैप्स में PIL। तो PIL नाम का एक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर से दो मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट, पहला मॉड्यूल का नाम है इमेज, दूसरे मॉड्यूल का नाम है इमेज टीके। पहली बार आप साइट ऐसा देख रहे हैं पाइथन में कि जो लाइब्रेरी का नाम है वो पिलो है और जो इंपोर्ट हो रहा है वो कुछ और है। अक्सर
हमने देखा था कि जो हम पिप इंस्टॉल में लिखते थे उसी नाम से हम इंपोर्ट कर लेते थे। वो एक कोइंसिडेंस वाली बात होती थी। जरूरी नहीं है कि जो लाइब्रेरी का नाम है वही हमारे इंपोर्ट होने वाले पैकेज का नाम हो या इंपोर्ट होने वाले मॉड्यूल का नाम हो। ये दो बात अलग भी हो सकती हैं। जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब हम पिप इंस्टॉल कर रहे हैं तो लाइब्रेरी का नाम लिख रहे हैं पिलो, और इस लाइब्रेरी के अंदर जो पैकेज है उसका नाम है कैपिटल PIL, और उस पैकेज के अंदर मॉड्यूल्स हैं, एक है इमेज मॉड्यूल और एक है इमेज टीके मॉड्यूल। अब इमेज मॉड्यूल आपके कंप्यूटर से किसी इमेज को ओपन करने के लिए यूज होता है। तो मान लीजिए मेरे कंप्यूटर की एफ ड्राइव में इमेजेस फोल्डर के अंदर ये मेरे पास एक इमेज है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस इमेज को लोड करूं, तो फ्लैग डॉट जेपीजी वाली, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इमेज मॉड्यूल का फंक्शन ओपन, और ओपन फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, उस इमेज का पाथ जो आपके कंप्यूटर में रखी हुई है। बताओ क्या पूछना है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार चैट में लिख दो। नहीं आई आवाज। चलो, कई दिन बाद तो किसी ने कुछ पूछा था, उसको ही आवाज नहीं आई। चलो, एक बार चैट में लिख दीजिए, वॉइस शायद नहीं आ रही है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, ओपन के अंदर अपना इमेज का पाथ दे दिया। ठीक है, ये इमेज मेरी ओपन होकर आ गई। अब ये जो इमेज है वो किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, JPG, PNG, GIF, जो भी फॉर्मेट पॉसिबल हो सकता है इमेज का, किसी भी फॉर्मेट की इमेज को आप इमेज मॉड्यूल के ओपन फंक्शन से लोड कर लेते हैं। अब टीके इंटर में JPG PNG नहीं चलता। टीके इंटर का अपना एक फॉर्मेट होता है बिटमैप फॉर्मेट, BITMAP। अब हमें क्या करना होगा, इस इमेज को जो हमने अभी लोड करी है इसको बिटमैप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें इमेज टी के जो मॉड्यूल है इसके अंदर एक क्लास दी गई है जिसका नाम है फोटो इमेज। हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इमेज टी के डॉट फोटो इमेज, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम उस लोडेड इमेज को पास करते हैं जो अभी हमने जस्ट ओपन करी है। और हमें ये बताना पड़ेगा कि इसको हमें बिटमैप में कन्वर्ट करना है, और उसको जिस विंडो पर हम लगाना चाहते हैं उस विंडो को एज मास्टर आर्गुमेंट यहाँ पर हम पास करेंगे। तो अब ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस इमेज को, चाहे ये JPG है चाहे PNG है, बिटमैप फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और इस विंडो के कंपैटिबल हमारा बनाकर आपको वापस कर देगा। यानी कि इमेज को कन्वर्ट करके हमें बिटमैप में वापस कर देगा। अब मैंने इसको इमेज टी के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लाइक कि ये इमेज अब टी के इंटर के कंपैटिबल हो गई। अब ये इमेज कहाँ दिखाई जाए, तो उसके लिए हमारे पास कई कंपोनेंट हैं जिन पर हम इमेज को दिखा सकते हैं। उनमें से एक लेबल भी है। लेबल ऑब्जेक्ट का भी जस्ट मैंने यूज करा है किसी मैसेज को दिखाने के लिए, लाइक दिस इज भारत मैंने टेक्स्ट लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, आप लेबल ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी इमेज को भी दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा L2, एक लेबल ऑब्जेक्ट और बनाया, विंडो। इस बार यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इमेज। इमेज इक्वल टू वो इमेज जो बिटमैप फॉर्मेट में आ गई है, इमेज टीके करके। अब L2 को आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना दिखा दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर L2 को दिखा दिया, ये आ गई इमेज हमारे यहाँ पर। सर इमेज को अगर मुझे छोटा करना है तो, या बड़ा करना है तो कैसे करेंगे, मैं कहा ठीक है। तो जब आप इमेज को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उस इमेज पर आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज मेथड कॉल कर सकते हैं।
और रिसाइज मेथड के अंदर आप एक टपल पास करेंगे। उस टपल में आपको अपनी नई विड्थ और नई हाइट बतानी है। मान लो आपने नई विड्थ बता दी 200 और नई हाइट बता दी आपने 150। अब रिसाइज मेथड क्या करता है, जिस इमेज पर हम इसे कॉल करते हैं उस इमेज को रिसाइज नहीं करता, उसकी एक कॉपी बना देता है और कॉपी बनाकर हमें वापस करता है। हमें उस नई इमेज को जो रिसाइज हुई है स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं उसको उसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आगे फिर इसी को कन्वर्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ किसी और वेरिएबल का नाम दूंगा तो मुझे यहाँ वो वेरिएबल पास करना पड़ेगा। अब मेरी इमेज अकॉर्डिंगली रिसाइज हो जाती है। अब सोचो, आप अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर में 10 इमेज रखी हैं, उन 10 इमेज को लूप लगाकर दिखाओ तो ग्रिड लेआउट का यूज करके आसानी से दिखा सकते हो। गैलरी जैसी एप्लीकेशन आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। जितनी इमेजेस हैं सारी लोड करते रहो लूप लगाकर और दिखाते रहो यहाँ पर इस तरह से। और लेआउट कौन सा यूज कर लेना, ग्रिड लेआउट यूज कर लेना, तो गैलरी जैसा काम हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब सर, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज आ जाए, बैकग्राउंड कलर ना आए, बैकग्राउंड में इमेज आ जाए। तो कैसे आएगी? तो टीकेंटर ने कहा कि हमारे पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है बैकग्राउंड में इमेज दिखाने का, लेकिन एक अल्टरनेट ट्रिक है। उस ट्रिक का यूज करके आप ये इल्यूजन दे सकते हैं सामने वाले को कि उसे लगेगा कि बैकग्राउंड में इमेज लगा दी गई। हमने कहा चलो ठीक है, उस ट्रिक की ही बात करते हैं। तो आप क्या करें, एक तो कलर हटा दें सबसे पहले। अब जैसे जो इमेज आप बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं, पहले आपके पास वो होनी चाहिए। तो हमने एक एचडी क्वालिटी की इमेज कोई बढ़िया सी डाउनलोड कर ली हाई रिजोल्यूशन की, है ना। अब क्या करो, इस इमेज को रीड करो। कर लिया। और सबसे पहले क्या करो, इस इमेज का साइज उतना ही कर दो जितनी विंडो का साइज है। कितना कर देते हैं, 600 और 400। अब इस विंडो पर इस इमेज को कहाँ लगा दो, 0 0 पे लगा दो। तो अब ये बताओ, ये लेबल कहाँ जाके लग गया, कोने पे एकदम। और वहां से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, पूरी विथ ले लेगा, पूरी हाइट ले लेगा। मैंने तो एक इमेज ही लगाई है फ्रंट पे, देखने वाले को लगेगा कि पूरी इमेज लगी हुई है स्क्रीन पर और उसे बैकग्राउंड जैसा फील आएगा। अब प्लेस लेआउट ये कहता है कि पहले मुझे लगाना, क्योंकि मेरे ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है। अब अगर आप मान लो कोई बटन बटन बनाना चाहते हो, कोई लेवल लगाना चाहते थे, जैसे ये लेवल लगाना चाहते थे, और उसको आप पैक करोगे तो वो उसके ऊपर चलता रहेगा, क्योंकि प्लेस को ओवरलैप किया जा सकता है लेकिन पैक को ओवरलैप नहीं कर सकते। बोलो। अब जो जो लिखना है, जैसे जैसे बटन बटन जो लगाने हैं, बटन बटन इस पे लगाते जाओ। तो इस तरह से हम एक इल्यूजन देते हैं कि हमने बैकग्राउंड में इमेज लगा दी। एक्चुअल हम क्या करते हैं, हम इमेज को फोरग्राउंड में ही लगा रहे होते हैं, लेकिन हमने उसका साइज विंडो के साइज के बराबर कर दिया है और पूरी स्क्रीन पर हमें इमेज ही नजर आ जाती है। फिर उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके हम बाकी के कंपोनेंट्स को अपना लगाते रहते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है इसमें ओवरलैपिंग करके बैकग्राउंड इमेज को दिखाने का। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, जो आप कैलकुलेटर कह रहे थे कल बनाने की, वो मिनी कैलकुलेटर कैसे बनेगा वो हम बनाना चाहते हैं। चलो, बना लेते हैं मिनी कैलकुलेटर टाइप से। मान लीजिए ये इमेज इमेज का काम हटा देते हैं, लेबल लगा दिया, उस लेवल पे हमने डाल दिया मैसेज मिनी कैलकुलेटर।
यहाँ पर हम एक लेवल और बनाते हैं, L2। विंडो पर ही ऐड कर देते हैं सारे। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने, मान लीजिए फर्स्ट नंबर। फॉन्ट बैकग्राउंड भी दे दिया, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं करा, और इसको 40 की जगह 20 कर दिया। और इसको प्लेस कर दिया x=100, y=100 पे। ये आ गया यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको कलर मैंने दे दिया FG=ब्लू, येलो पे ब्लू सही लगेगा। ठीक है। अब इसके नीचे मैं चाहता हूँ एक लेवल और आ जाए सेकंड नंबर का, नीचे आ जाए। कॉपी, पेस्ट, L3, सेकंड नंबर, नीचे का मतलब 200। तो ज़्यादा नीचे हो गया, 150 करके देख लो। चलो 70 कर दो। अब चाहते हैं सर इनके आगे दो टेक्स्ट फील्ड आ जाए। टेक्स्ट फील्ड का मतलब एंट्री ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो E2 नाम से, मतलब लेवल 2 के लिए एंट्री 2 ऐसे करके ध्यान रखना। एंट्री ऑब्जेक्ट बनाया, विंडो पे डाल दिया, और इसका फॉन्ट भी मैंने सेम दे दिया, ताकि यूजर जब टाइप करे तो उसी फॉन्ट का टाइप हो जाए। इसको मैंने प्लेस कर दिया। इस तरह से प्लेस करना है कि देखने वाले को लगे कि ये L2 के आगे आया हुआ है। तो x=100 तो वो हो ही गया, मान लो 200 कर दिया। और y की वैल्यू 100 ही कर दी। थोड़ा सा और आगे लेकर चलो, मान लो 250। ठीक है। अब सर बॉर्डर भी दे दो। हाँ, अच्छा लग रहा है देखने में। अब सर यही टेक्स्ट फील्ड बना दो इसके नीचे। कॉपी करके पेस्ट कर दिया, E3 नाम से बना दिया, E3। और नीचे का मतलब 170। अब सर दो बटन और बना दो। एक पे लिख दो ऐड, एक पे लिख दो मल्टीप्लाई। दो बटन बना दो। तो B1 बटन, विंडो, और इस पे लिख दिया मान लीजिए हमने ऐड, और इसका भी फॉन्ट, और ये हमने कर दिया। बटन बन गया। ऐसे ही B2 बटन बना दिया, उस पे लिख दिया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को जगह दे दी हमने। B1 डॉट प्लेस x=, मान लो ये कर दिया मैंने 250। और y=, मान लो कर दिया 300, 170, 270। चलो देखते हैं। 270 कर दिया, मतलब अपने हिसाब से पोजीशन वाली बात कर लेना। ये लो, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा, ऑप्शन आते होगा इसका भी, बॉर्डर का कलर डिफरेंट देने के लिए भी कुछ ना कुछ आता होगा, देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर चला कर तो देखा ही नहीं आपने। अगर मैं अभी देखूं तो मैंने इतना काम करने के लिए 27-28 लाइन का कोड लिख दिया है। आपको लगता है कि ये होगा? क्योंकि इस लाइन का लॉजिक तो, एक लाइन का लॉजिक है, 5+6 आधी लाइन लिखनी है। कल से पढ़ रहे हैं कितना ढांचा बनाने के लिए, GUI बनाने के लिए। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट का टोटल टाइम का 70% टाइम प्रेजेंटेशन में लगता है। सिर्फ 30% टाइम ही लगता है उस काम के लिए जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। ठीक है। तो चाहे वो प्रोजेक्ट वेबसाइट हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा उसका प्रेजेंटेशन ही लेता है। जैसे कि हम कल से सीख रहे हैं, लेकिन लॉजिक एक भी नहीं चला है अभी।
अगर मैं इस कैलकुलेटर को अब एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा उसको देख। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है इवेंट हैंडलिंग का। अब सर ये इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? जैसे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई थी आप, जब हम अपने प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर करते हैं तो इंटरप्रेटर एक एक्सेप्शन रेज करता है। अगर हमने उसको हैंडल नहीं करा तो प्रोग्राम बंद हो जाता है। उसी तरह से जब यूजर किसी कंपोनेंट पर इंटरेक्ट करता है, जैसे बटन पे क्लिक करा उसने, तो इंटरनली इंटरप्रेटर क्या करता है, एक इवेंट जनरेट करता है। हमें क्या करना, उस इवेंट को हैंडल करना है। कैसे करना होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हमसे कहा गया कि आप B1 बटन के क्लिक पर कोई लॉजिक चलाना चाहते हैं। हमने कहा चाहे वो अपलोड फाइल का हो, चाहे डाउनलोड फाइल का हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी बटन के क्लिक पर अगर आप कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन में लॉजिक लिखेंगे। अभी तक का कोड आपने बिना फंक्शन बनाए, बिना क्लास बनाए लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी बटन के क्लिक पर लॉजिक रन करना, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा। कहाँ करें सर पूरे प्रोग्राम में फंक्शन? बटन का कोड आपने जहां लिखा है उसके पहले कहीं भी कर सकते हो, जैसे लाइन नंबर 23। अब इसके पहले यहाँ बना दो फंक्शन, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो। मैं रीडेबिलिटी को फोकस करते हुए विंडो के बाद बना देता हूँ। ठीक है, विंडो बनाने के बाद अब उस फंक्शन का नाम क्या रखोगे, जो आपका मन करे। मैंने इसका नाम कर दिया ऐड क्लिक, कि भाई मैं ऐड के क्लिक पर कुछ चाहता हूँ। अभी टेस्टिंग कराने के लिए मैंने इसके अंदर सिंपली क्या लिख दिया, प्रिंट आई लिख दिया। अब ये बताओ, हमें ऐसा सिखाया गया है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन करने से तो चलता नहीं है, क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को हम कॉल कब करना चाहेंगे, जब यूजर बटन पे क्लिक करे। अब हमें कैसे पता चलेगा प्रोग्राम में कि यूजर ने क्लिक कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि ये बात बटन को ही पता है कि उस पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। तो अब हमसे क्या बोला गया, आप इस फंक्शन को, बटन को हैंड ओवर कर दो, यानी कि इस फंक्शन की बाइंडिंग कर दो। किसके लिए? उस बटन के लिए जिस बटन के क्लिक पर आप इस फंक्शन को रन करना चाहते हैं। हमने कहा B1 बटन के क्लिक पर हम उस फंक्शन को रन करना चाहते हैं, तब क्या करना पड़ेगा, मुझे B1 बटन के साथ उस फंक्शन को बाइंड करना होगा। कैसे करेंगे? एक कीवर्ड आर्गुमेंट है जिसका नाम है कमांड, और कमांड कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या पास करते हैं, उस फंक्शन का नाम जो हम इस बटन के साथ बाइंड करना चाहते हैं। अब उसका नाम मैंने जो भी रखा है वो मैं यहाँ लिखूंगा, सिर्फ नाम नाम लिखूंगा। अब ये B1 बटन क्या कहेगा कि जैसे ही यूजर ने मुझ पे इंटरेक्ट किया, मैं ये वाला फंक्शन जो आपने कहा है इसको चला दूंगा, और जो इसमें लिखा होगा वो उस समय आपका हो जाएगा। हमने कहा चलो ट्रायल मारते हैं। हमने क्लिक करा, क्लिक करने से वो फंक्शन चला, तो क्या प्रिंट होगा, आइए। लेकिन वो GUI पे तो होगा नहीं, हमने प्रिंट लगा रखा है, पीछे हो जाएगा। बटन तो सर काम कर रहा है, इतना समझ में आ गया, बटन काम ये नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसके लिए कोई फंक्शन बाइंड ही नहीं करा अभी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि भाई इस फंक्शन में कोई लॉजिक लिखें, क्लिक विलिक का एक्चुअल लॉजिक। क्या लॉजिक आप चाहते हैं? हमने कहा यूजर ने एंट्री में जो लिखा होगा, टेक्स्ट फील्ड में जो लिखा होगा, उसको गेट करेंगे, उनको जोड़ेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे। तो अब अभी तक यूजर से इनपुट लेने के पर हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते आ रहे थे। इनपुट फंक्शन CUI से यूजर इनपुट लेकर आता है, GUI से इनपुट लेकर नहीं आता है। आप GUI में जिस कंपोनेंट से इनपुट लेना चाहते हैं, हमने कहा वो टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड को टी के इंटर में एंट्री ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उस एंट्री ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको गेट मेथड कॉल करना होगा। तो GUI के अंदर इनपुट फंक्शन नहीं चलता, गेट मेथड चलता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट से डेटा आपको गेट करना है। तो मुझे दो एंट्री बनाई है, E2 और E3। इन पर यूजर लिखेगा, इन्हीं का डेटा चाहिए, कब, इस फंक्शन के अंदर।
तो आप लिखोगे E2 डॉट गेट। तो E2 का जो डेटा था वो एक वेरिएबल में आपने रख लिया, और ऐसे ही आपने कर दिया E3 डॉट गेट। तो जो भी आपने एंट्री ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, अब सर हम इनको प्रिंट कर दें, हमने कहा हाँ। इसका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आएगा हम उसको जानते होंगे कि ऐसा क्यों आया। बता सकते हैं क्या वजह रही होगी 9 की जगह पर 4 5 आने की? कॉनकैटिनेशन। इसका मतलब गेट मेथड हमें एंट्री से जो भी डेटा लाकर दे रहा है वो स्ट्रिंग में लाकर दे रहा है। मैं चाहे यहाँ पर नंबर लिखूं, एज लिखूं, सैलरी लिखूं, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, कुछ भी लिखूं, वो स्ट्रिंग में ही पड़ेगा। अब मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर, फ्लोट, जिसमें भी आप करना चाहते हैं। तो ये तो हम यूजर इनपुट में भी करते थे CUI के साथ, हमने कहा ये पाइथन में स्टैंडर्ड हो गया है। पाइथन में जब भी किसी भी तरीके से यूजर से इनपुट लिया जाता है तो स्ट्रिंग में ही लिया जाता है। फिर आपको उन्हीं फंक्शन से उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट फ्लोट फंक्शन जो आपने पहले पढ़े थे, वही आपको यहाँ पर आज दोबारा से पढ़ने होंगे। तो सर पढ़ने क्या है, हम जो भी आया है उसको सीधा फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या पता यूजर क्या लिख देगा। तो हमने उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अब सर काम तो हमारा सही हो गया, 10 आने लगा। जो लिखोगे उसके हिसाब से आने लगेगा। अब सर एक आखिरी इच्छा और रह गई, आउटपुट को GUI पर ही दिखा दो। क्योंकि जब ये फुल स्क्रीन विंडो होगी तो यूजर को थोड़ी पता पीछे जुपिटर चल रहा है। वो तो यहीं देखेगा, आउटपुट ढूंढेगा कहाँ लिखा है यहाँ पर, है ना। तो अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर मुझे GUI में कुछ भी मैसेज लिखना है तो लेबल ऑब्जेक्ट होता है, प्रिंट तो चलता नहीं वहां पर। तो इस बार मुझे लेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन पहले से तो नहीं चाहिए। लेबल ऑब्जेक्ट आप कब बनाना चाहते हैं? जब बटन पे क्लिक हो जाए। तो मैंने एक लेबल ऑब्जेक्ट और बनाया, मान लीजिए L4 लेबल ऑब्जेक्ट, और इसी विंडो पर बना दिया। टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू A+B, और फॉन्ट, बैकग्राउंड, ये भी सब दे दिया। अंडरलाइन नहीं करते, 40 की जगह 20 कर दिया। FG ग्रीन कर दिया, रिजल्ट हरे कलर से दिखा दिया, और इसको प्लेस कर दिया, मान लो X = 200 और Y = 300 पे। यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया, थोड़ा नीचे कर दो सर, 350 कर दो। पर मल्टीप्लाई नहीं चलेगा? चलाओगे तो चलेगा। करना क्या है मुझे, मल्टीप्लाई को चलाने के लिए इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट, जैसे ऐड क्लिक नाम दिया ऐसे मल्टीप्लाई क्लिक नाम से बना दो फंक्शन कोई। इसमें लॉजिक आपने लिख ही दिया अपना, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इधर इस फंक्शन की बाइंडिंग कर दो, इस बटन के साथ, P2 बटन के साथ, कमांड इक्वल टू, और यहाँ बता दिया भाई ये फंक्शन चलाना है इस बार आपको। लो जी हो गए शुरू। 4 × 6 = 24, 4 और 6 = 10। अब अगली समस्या क्या है? पर अभी भी समस्या हमने कहा, ये जो रिजल्ट है ये परमानेंट लिख कर नहीं आना चाहिए। आए, हमें बताए और चला जाए। हम इसको स्क्रीन पे परमानेंट जगह क्यों दें? और दूसरा, जैसे ही रिजल्ट आए वैसे ही जो टेक्स्ट फील्ड में लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाए, क्लियर हो जाए अपने आप। मैंने कहा चलो पहले आधा काम करते हैं। किसी भी रिजल्ट को अगर आप परमानेंट आउटपुट में नहीं दिखाना चाहते
तो एक ऑप्शन है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स बनाकर अलग से आप दिखा सकते हैं। अब मैसेज बॉक्स कैसे बनाएंगे? टीके इंटर पैकेज में मैसेज बॉक्स नाम का एक मॉड्यूल है, आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। और मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शो इन्फो। शो इन्फो नाम का जो फंक्शन है, ये एक मैसेज बॉक्स क्रिएट करेगा और उस मैसेज बॉक्स पे टाइटल क्या लिखना है आपसे पूछेगा। हमने कहा टाइटल में लिख दो रिजल्ट, और मैसेज बॉक्स के सेंटर पे क्या लिखना है मैसेज, वो आप यहाँ बता दो। हमने कहा ए प्लस बी। हो गया। हमने कहा देखो कैसा होता है देखने में मैसेज बॉक्स, ये होता है जिसका टाइटल जो हमने बताया वो, ये बीच में रिजल्ट, बटन और आइकन अपने आप आते हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है, क्लिक करोगे चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं मैसेज बॉक्स। अब सर मैसेज बॉक्स पे जैसे ही आपने ओके पे क्लिक करा, तो आगे का कोड हम ये चाहते हैं कि जो एंट्री ऑब्जेक्ट में लिखा था वो डिलीट हो जाए। तो एंट्री ऑब्जेक्ट से अगर कुछ गेट करना था तो गेट मेथड था, एंट्री ऑब्जेक्ट पे जो लिखा हुआ है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड होता है। अब जब आप एंट्री ऑब्जेक्ट पे कुछ भी लिखा उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन के करेक्टर से किस पोजीशन तक के करेक्टर को डिलीट करना है। तो मैंने मान लो लिख दिया 0 से 5, इसका मतलब है 0 से लेकर 5 करेक्टर तक जितना भी लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। सर आपको कैसे पता कहाँ तक लिखा हुआ है? तो यहाँ पर -1 की जगह पर एंड चलता है कि 0 करेक्टर से लेकर लास्ट तक जो भी लिखा है वो डिलीट कर दो, और जो दूसरी वाली है उस पर भी यही कर दो। और उसके बाद कर्सर ब्लिंक होना चाहिए पहले वाली एंट्री पर, यानी कि E2 वाली पर। तो फोकस मेथड से हम क्या करते हैं, कर्सर को फोकस करा सकते हैं पर्टिकुलर एंट्री ऑब्जेक्ट पर। अब देखो, अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा दोनों गायब हो जाएंगे और कर्सर यहाँ पर अपने आप आ जाएगा 5 पर, मतलब पहले वाले एंट्री ऑब्जेक्ट। अब सर यही चीज अगर मैं यहाँ करना चाहूँ तो कुछ है ही नहीं, बस दोनों लाइनों को कॉपी करो तो यहाँ पे पेस्ट मार दो, सिर्फ प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है। अब ये एरर आ जाएगी क्योंकि वो डिलीट हो गया वहां से, ठीक है। एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड होंगे तो एरर आ जाएगी आपकी। चलो, अब हम यहाँ पर ये सारे काम कर पा रहे हैं। सर आखिरी इच्छा और रह गई, मैंने बताओ वो भी पूरी कर देते हैं। कैलकुलेटर जैसा ही नहीं बना कैलकुलेटर। मान लो दो ही नंबर है, कोई 3 दे दे तो, 4 दे दे तो, और ये कोई गुणा कर दे भाग कर दे तो, हमने कहा फिर तो पूरा कैलकुलेटर ही बन गया। हमने कहा वही वही बनाओ, कैसे बनेगा? हमने कहा चलो उसका एक आसान तरीका बताते हैं आप क्या करो, आप यहाँ पर एक्सप्रेशन को एंटर करवाओ। ठीक है, ये लेवल हटाओ यहाँ से, एंट्री को सेम पॉइंट पर नीचे ले जाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, एक ही बटन लगाओ, इसको ऊपर कर दो, सिंपल क्लिक नाम कर दो, और इसका नाम कर दो रिजल्ट। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब यहाँ पर आप ना अपना कुछ भी लिखो, आप लिखो 2 + 3 - 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 40/5, फिर -5, ऐसा करके कुछ भी एक्सप्रेशन लिखो।
अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को रीड करूंगा गेट मेथड से, तो एज स्ट्रिंग मिल जाएगा मुझे। अब पाइथन के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है eval। eval फंक्शन कहता है आप मुझे स्ट्रिंग में कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे दें, स्ट्रिंग में कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे दें। मैं इसको सॉल्व करके आपको आउटपुट दे दूंगा। तो कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में है, आप उसे eval फंक्शन को दे दो, तो eval का काम है एवेल्युएट करना, उस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को नंबर की तरह एवेल्युएट करके आपको दे देगा। तो अब यहां पर मैं जैसे ही गेट करूंगा, मैं फ्लोट में कन्वर्ट ना करके उसको किसको पास कर देता हूँ, eval फंक्शन को। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हो गया, हमने कहा बिल्कुल हो गया। 2 + 3 - 1 कितना आएगा? क्या 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 फिर लिखा मैंने, 3 × 4 × ब्रैकेट में 40/5 -2, जो भी होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना मिनी कैलकुलेटर जैसा जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई टी के इंटर वाली कहानी। तो वो भी लगा सकते हैं। अब जैसे यही विंडो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो विंडो हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे विंडो डॉट टाइटल, और जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। टाइटल अब जो लिख कर आ रहा था वो जो आपने कह दिया वो हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब जो ये फूल की पत्ती आ रही है आइकन में बनकर, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो पहले इमेज को लोड करो जिससे पहले करा था, टीक इंटर में कन्वर्ट करो, फिर यहाँ पर एक मेथड आएगा बिल्ड डॉट बिट मैप, या आइकन बिट मैप। और आइकन बिट मैप में क्या पास कर दो, वो इमेज जो टीक इंटर में कन्वर्ट करी थी वो आप यहाँ पास कर दो। इस तरह से वो आइकन भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी वो इमेज है नहीं इसलिए चल नहीं रहा है, चला होगा तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने एक लाइब्रेरी देखी थी जो थ्रेडिंग का यूज करके इंटरनली काम करती है। तो मैंने जस्ट देखा था, अभी उसको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कल उन्होंने पूछा था सर कोई थ्रेडिंग का यूज करके लाइब्रेरी बता दो। तो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है शेड्यूल। तो आप PyPy.org पे जाएं और यहाँ पे शेड्यूल नाम की लाइब्रेरी को सर्च करें। तो जो शेड्यूल लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं बार बार, हर 10 सेकंड में, हर 15 सेकंड में, सोमवार को इतने बजे, मंगल को इतने बजे, जैसे आपने कोई एंटीवायरस स्कैनिंग लगानी है या आपने सिस्टम अपडेट पे लगाना है, इतने बजे अपडेट हो जाए, तो कोई भी टास्क जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी के पीछे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपका चलता रहता है। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी को पहले आप पिप इंस्टॉल करें, पिप इंस्टॉल शेड्यूल। उसके बाद एक फंक्शन बनाएं, उस फंक्शन से जो भी काम कराना है वो करा दें। फिर उसके बाद वो फंक्शन इस टाइम के अकॉर्डिंग आपका कॉल होगा, हर 10 सेकंड में वो फंक्शन अपने आप आपका चलता रहेगा। लेट मी ट्राई, मैंने कभी करा नहीं, बस देखा ही था मैंने। पिप इंस्टॉल शेड्यूल। अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे
शेड्यूल मॉड्यूल के लिए, और एक है हमारा टाइम मॉड्यूल। एक फंक्शन बनाया मैंने, मान लो सिंपल शो नाम से बना दिया, और लिख दिया मैंने दिस इज शो। अब मैं चाहता हूँ ये फंक्शन हर 10 सेकंड बाद अपने आप चले, मुझे बार बार कॉल ना करना पड़े, हर 10 सेकंड बाद ये अपने आप चले। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंटेशन आपको ये फंक्शन ऐसे लिखना होगा। शेड्यूल मॉड्यूल के अंदर एवरी एक फंक्शन है, उसमें टाइम दोगे, जिसमें बताओगे हर सेकंड पर ये होना चाहिए, और डू कौन सी जॉब करनी है, शो वाली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोड में एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, व्हाइल ट्रू। और ये कोड क्या करेगा, ये हमारा कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कि कोई काम ऐसा तो नहीं है जो पेंडिंग है, हर एक एक सेकंड पर ये अपना चेक करता रहेगा। देखते हैं भाई ये कोड हर 10 सेकंड में क्या इस फंक्शन को चला रहा है कि नहीं चला रहा है। अब मैं इस तरह से सर और भी फंक्शन चला सकता हूँ। मान लो एक फंक्शन मैंने और बना दिया, जिसका नाम कर दिया मैंने डिस्क। तो मैंने दूसरे वाले फंक्शन को शेड्यूल कर दिया कि इसको हर 5 सेकंड पे चलाओ। तो हो सकता है मेरे पास मिनट का भी हो, आवर का भी हो, संडे मंडे ट्यूसडे का भी हो, टाइम देने का हो, सब कुछ है। आप पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा, आवर का भी है, मिनट का भी है, किस दिन चलाना है, कितने बजे चलाना है, सोमवार को चलाना है, मंगल को चलाना है, कब चलाना है, सब कुछ है। तो आप प्रोग्राम बनाकर चलो इसको चला कर देखते हैं अब क्या होता है। हर 5 सेकंड के बाद डिस्प फंक्शन चलना चाहिए, और हर 10 सेकंड के बाद ये शो फंक्शन चलना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। मुझे नहीं पता है ना, मैं भी पहली बार चला रहा हूँ। एक काम करते हैं, छोटी सी गलती हो गई, इंटरप्ट करते हैं। यहाँ पर मैसेज क्या लिखते हैं, दिस इज दिस, मैंने पता कैसे चलेगा, दोनों में ही शो प्रिंट होकर आ रहा था। अब सही है। अब देखो अपना आराम से बैठो, ये अपने आप करेगा। तो बिहाइंड द सीन दो थ्रेड चल रही हैं, जितने भी टास्क आप करवा रहे हैं, हर टास्क के लिए क्या चल रही है, थ्रेड चल रही है। आप बस खाली बैठो, अपने आप होता रहेगा काम। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर काम को या किसी फंक्शन को अभी नहीं चलाना चाहते, है ना, आप शेड्यूल करके चलाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। कंप्यूटर चला छोड़ दो, बस कंप्यूटर चला होना चाहिए, वो अपने आप कर देगा, चलता रहेगा अभी। तो रिपीटेडली अगर किसी काम को इस तरह से हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सोचो जो मैंने आपसे कहा था, वाईफाई सर्च होता रहता है बैक एंड में, कुछ ऐसा ही कोड होगा, करता रहेगा सर्च अपना वाईफाई पे है कि मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, चलो तो इस तरह से ये एक हाई लेवल लाइब्रेरी है, जो इंटरनली थ्रेड का यूज करके ही हर टास्क को आपके अंजाम दे रही है। तो इस तरह से और भी हैं जो आपको मिल जाती हैं। चलिए, तो पाइथन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मंडे को होगा। मंडे से हम नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ मिलेंगे, और हमारा जो टाइम होगा वो होगा सुबह 11:30 बजे। और हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, जो हम पाइथन के बाद अपना स्टार्ट करेंगे, वो होगा एसक्यूएल। और उसमें आपको लैपटॉप के साथ ही क्लास में आना है, अलोंग लैपटॉप। आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो लैपटॉप के साथ ज्वाइन करें, क्लास में आ रहे हैं तो भी लैपटॉप लेकर आएं, क्योंकि उसमें थ्योरी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें अगर आप कागज लेकर आ जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लैपटॉप लेकर आएंगे, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आपको क्लास में करना है, तभी आपको समझ में आएगा। आगे की जितनी भी कार्रवाई है वो सब लैपटॉप वाली है, पूरा कोर्स आपका लैपटॉप के साथ ही अब कवर होगा। कहानी किस्से में अब जितना समझ में आना था आपको उतना आ चुका है। ठीक है। हाँ, फ्राइडे की अब कोई क्लास नहीं है,
कोर्स पूरा हो गया, फ्राइडे आप अपना अपने एंड पर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सीधा क्लास हमारी अब जो होगी मंडे को होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बताइए मानसी। सर ये जो न्यू बैच है एसक्यूएल का, वो 11:30, वो मधुर सर से मेरे को लिंक मिल जाएगा ना? सेम लिंक होगा एसक्यूएल के लिए। अब फिलहाल एसक्यूएल तक सेम जूम आईडी होगी। ओके ओके। हाँ, इसमें नई जूम आईडी यूज नहीं करेंगे, सेम जूम आईडी यूज होगी। ठीक है, बाकी आपका जो क्लासरूम होगा ये भी सेम रहेगा। इसमें ही आपके जो नोट्स हैं आगे के, रिकॉर्डिंग्स वगैरह इसी में आपके आते रहेंगे। आपको अलग से कोई और क्लासरूम भी ज्वाइन नहीं करना है ना। सेम। सर मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था। सर जैसे एक कोई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है क्या, वीबीए का या फिर एनालिटिक्स का, स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स का? नया आप। बैच जो स्टार्ट होगा या तो पाइथन से स्टार्ट होता है ना। बाकी फिर बीच में आपके जैसे भी एसक्यूएल स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक नया मॉड्यूल हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स जो स्टार्ट होगी वो इसी वाले बैच में, 11:30 वाले बैच में, जब एसक्यूएल खत्म हो जाएगा तो इसी में आपकी स्टार्ट होगी, है ना। अभी कोई ऐसा बैच नहीं है जिसमें डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स की पहली क्लास हो रही हो, तो वो यही ओके। बैच है एसक्यूएल वाला, इसी में आगे बढ़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं अब मैं बस ये पूछ रही थी, अगर कोई हो दूसरा बैच तो मैं उसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कोई बैच नहीं, यही बैच ही पहुंचेगा आगे। ओके ओके, थैंक यू सर। इसमें टाइम चेंज की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ऑलरेडी शेड्यूल हो गया है, बहुत सारे बच्चे होंगे। आपको आपके जैसे और भी लोग दिखाई देंगे नए नए, है ना। तो टाइम तो चेंज शायद नहीं हो पाएगा, यही रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, मान लो किसी को इस टाइम पर प्रॉब्लम आ रही है, तो एक वीकेंड पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वीकेंड सुबह 8:30 से 10, 8:30 से 10, सैटरडे संडे 2 दिन चलेगा बस। तो अगर जो इस टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो सैटरडे संडे आ सकते हैं, सेम जूम आईडी है, इससे ही वो लॉगिन कर सकते हैं। उसमें भी पहली क्लास होगी इस सैटरडे को। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, जिसके साथ आप कंटिन्यू करें, उसी के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि सामने जो ऑडियंस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। वीकेंड पे जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट नहीं होते, वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। कोई 10 साल एक्सपीरियंस है, कोई 15 साल एक्सपीरियंस है, कोई कुछ है कोई कुछ है। उनका जो अपना एक माइंड सेट होता है पढ़ने का वो अलग होता है। और जो वीकडे में आते हैं वो ज़्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या पास आउट वाले स्टूडेंट आते हैं। उनका अपना जो माइंड सेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अगर आप दोनों के साथ मिक्स हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो जो भी करना एक ही कंटिन्यू करना, पढ़ाता मैं दोनों में एक ही हूँ। सेम टॉपिक सेम कंटेंट सब कुछ वही, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है चीज़ों को समझने का। ठीक है, तो चाहे तो आप ये कंटिन्यू करें, चाहे तो आप ये कंटिन्यू करें। ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। टाइम दोनों का लगभग सेट है, चेंज नहीं होगा। अगर किसी का इन दोनों में सेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक ऑप्शन यही है कि आपके क्लासरूम में रिकॉर्डिंग तो आती रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से अपना कवर कर सकते हैं और जब मौका मिले आप क्लास अपना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। चलिए, अब मिलेंगे मंडे के लिए एसक्यूएल के साथ। जो भी आए क्लास में लैपटॉप कैरी करें।